अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी थी। हमने पढ़ा था कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। और मैंने आपको 1.2 बोला था एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, ठीक है? तो आज आ जाओ, हम 1.2 को देख लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब 1.2 पर आ जाओ। देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपके सामने है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं इसको यहाँ बोल देता हूँ कि भाई एसेट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब पहली एग्जांपल देख लो, हमारे पास क्या है? वो बता रहा है 89,000 है एसेट। तो 89,000 एसेट की जगह लिख दिया। लाइबिलिटी कितनी है मेरे पास? कैपिटल नहीं पता, कैपिटल सी लिख दिया। लाइबिलिटी कितनी हो गई? 38,000 हो गई। ठीक है जी। तो अब सिंपल आप आंसर निकाल लेंगे। देखो, अब ये क्या होगा यहाँ पर कि ये उठेगा और यहाँ चला जाएगा। सी की वैल्यू हमने निकालना है, तो सिंपल है। 89,000 माइनस 38,000, तो आंसर 51,000 मेरे पास आ जाता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि भाई मेरे पास आंसर आ रहा है 51,000। ठीक है भाई, ये मेरे पास 51,000 आंसर आ गया। अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें कह रहा है कि जनाब, यही चीज़ आपके सामने है। आपको एसेट नहीं पता, तो एसेट की जगह मैं ए ही लिख देता हूँ। मुझे लाइबिलिटी पता है, और 42,900 मुझे कैपिटल पता है 37,700 इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 37,700 प्लस 42,900, आंसर आ रहा है 80,600। तो यहाँ मैं लिख लूंगा 80,600, ये मेरा आंसर आ गया। पार्ट सी पर आ जाते हैं। पार्ट सी क्या कह रहा है हमें भाई? पार्ट सी कहता है कि भाई आपको एसेट पता है 96,500 के, 96,500, ठीक है भाई। अब कैपिटल कितना है? 42,200। और लाइबिलिटी मुझे नहीं पता, तो सिंपल इसको उठा के हम इस तरफ ले जाएंगे और हम लाइबिलिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 96,500 माइनस 42,200, तो 54,300 मेरे पास आंसर आ रहा है। 54,300 आंसर आ गया। पार्ट डी पर चलते हैं। पार्ट डी क्या कह रहा है भाई? पार्ट डी कह रहा है कि एसेट हमारे पास है 103,800 के। एसेट है 103,800, और हमारे पास कैपिटल हमें नहीं पता, सी लिख दिया। लाइबिलिटी पता है 61,300 है। तो सेम हम काम करेंगे कि इसको मैं उठाऊंगा, लाइबिलिटी को यहाँ ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगी। तो 103,800 माइनस 61,300, क्या आंसर आ गया? 42,500। तो यहाँ मैं लिख लूंगा कि भाई ये मेरे पास आ रहा है 42,500। ठीक है जनाब। अच्छा, अगले पार्ट पे चल लेते हैं। पार्ट ई में क्या हो रहा है? पार्ट ई कहता है कि एसेट पता है 119,100, 119,100। कैपिटल कितना है? 61,400, 61,400। लाइबिलिटी नहीं पता, लाइबिलिटी यहीं रह गई। अब कैपिटल दूसरी तरफ जाएगा, आंसर निकल जाएगा 119,100 माइनस 61,400, तो 57,700 मेरे पास आंसर आ रहा है। मैं यहाँ लिख दूंगा 57,700। अच्छा, लास्ट पार्ट रह गया। इसमें क्या करना है हमें? ये मैं बताता हूँ भाई। लास्ट पार्ट क्या है? एसेट निकालना है, सिंपल है। एसेट की जगह एसेट लिख दिया, कैपिटल की जगह कैपिटल लिख दिया। 51,300 प्लस 49,100, ठीक है, सिंपल है। 51,300 प्लस 49,100, आंसर आ गया 1,004,000। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस पार्ट। ये आपका होमवर्क था, हमने इस पार्ट को कर लिया। अच्छा, अब हम चलते हैं यार ज़रा आगे, और हम देख लेते हैं आज का 1.7 और 1.8 ये क्या कह रहा है। इसको हम ज़रा देख लेते हैं। देखो, ये अब तक वही सारी चीज़ें जो आप कैलकुलेशन करते हुए आए हो, बस इसने एक वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आपको निकाल के दे दिया है, ठीक है? तो ये बात है आपके पास। आज जो हम ज़रा इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि भाई देखो, इसको
विंस्टन इज सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस। विंस्टन ने क्या किया, नया बिजनेस सेटअप कर लिया। अब बिफोर सेलिंग एनीथिंग, अभी कुछ भी नहीं बेचा, ही बॉट अ वैन फॉर 9,995 पाउंड की इसने वैन खरीद ली। अब वैन क्या पढ़ा हुआ है आपने, वैन आपने पढ़ा है कि भाई वैन आपका एसेट है, एसेट खरीद लिया। और ट्रांसपोर्टेबल मार्केट स्टॉल भी उसने खरीद लिया 2050 का, अभी जो मार्केट स्टॉल है ये भी आपका एसेट है। कंप्यूटर खरीद लिए, ये भी आपका एसेट है 495 का। एंड एन इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स खरीदी कितनी, 11,720 की। ठीक है। अच्छा, फिर उसके इन्वेंट्री भी आपका एसेट है, अब ये इन्वेंट्री के भी आज थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ही डिड नॉट पे इन फुल फॉर हिज इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड स्टिल ओज 2380 फॉर देम। ये जो इसकी थी ना, कह रहा है कि जो इसकी इन्वेंट्री थी 11,720 की, इसने इन्वेंट्री खरीदी 11,720 की, लेकिन इसमें से उसने पे कितना नहीं किया, 11,720 में से उसने पे नहीं किया 2380, बाकी सब पे कर चुका है, ये अमाउंट रिमेनिंग है। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ना आपकी, जितना पे नहीं किया भाई, ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपकी लाइबिलिटी है। ही बोरोड 5,000 फ्रॉम, अब ये बोरो कर लिया, बोरो ये भी आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, बोरो कर लिया, ये भी लाइबिलिटी फ्रॉम जी ऑर्डवेल से इसने बोरो कर लिया। कहता है आफ्टर द इवेंट्स जस्ट डिस्क्राइब एंड बिफोर ट्रेडिंग स्टार्ट्स ही हैज 100 इन कैश, अभी कुछ होने से पहले उसके पास कैश में भी 100 पाउंड पड़े हुए हैं। अब कैश क्या है, मतलब आपके ड्रॉअर में पैसा पड़ा हुआ है, ये कैश। एंड 920 इन द बैंक, 920 आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो ये दोनों कैश और बैंक दोनों आपका एसेट होता है। कह रहे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल निकालना सीधी सी बात है यार। अकाउंटिंग इक्वेशन है ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। अब कैपिटल निकाल लेना, तो यार रीअरेंज कर दो इस इक्वेशन को, ये लाइबिलिटी इस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, इक्वेशन बन जाएगी, यही मैं लिख रहा हूँ, सी इज इक्वल टू ए माइनस एल, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। अब एक काम हम कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं कि एसेट कितने हैं इस क्वेश्चन में उनको लिख लेते हैं और उनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो देखो मेरे पास एसेट क्या क्या है, मैं यहाँ पे वर्किंग कर लेता हूँ कि एसेट मेरे पास क्या क्या है। तो एसेट आप देखो, सबसे पहले मेरे पास है ये वैन है, नाइन नाइन 9,995 की। फिर प्लस मैं कर लेता हूँ, तो मेरे पास मार्केट स्टॉल है 2050 का। फिर मेरे पास कंप्यूटर है 495 का। फिर मेरे पास इन्वेंट्री है 11,720 की। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, ये जो आपके पास कैश है 100 का, ये आपके पास 100 का कैश भी आपका एसेट है। और 920, ये जो 920 आपका बैंक में पड़ा हुआ है, ये भी आपका एसेट है। इन सबको सम कर लो, सम कर लिए तो इसका आंसर आ रहा है 25,280 पाउंड। ये हमारा आंसर आ गया एसेट का। इसी तरह लाइबिलिटी का भी सम कर लेंगे हम। तो लाइबिलिटी का सम कर लेते हैं। लाइबिलिटी इसमें हमारे पास दो ही थी, खाली खाली दो लाइबिलिटीज थी अगर आप देखें। एक तो इसने इन्वेंट्री के पैसे नहीं दिए हुए थे 2380, और एक 5,000 ये था। तो लाइबिलिटी क्या क्या मेरे पास, एक तो है 2380 प्लस क्या कर लूंगा 5,000। अब इन दोनों का सम कर लो भाई, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 7,380 पाउंड, 7,380। अब सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन लगानी है, देखो यहाँ पे जो हमने लिखी हुई थी अकाउंटिंग इक्वेशन कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। एसेट की वैल्यू आपको पता है, आपने लिखा सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, आपने लिख लिया 25,280 माइनस 7,380। तो कैपिटल की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 17,900 पाउंड। ये आपका आंसर हो गया भाई, ये आपने कैपिटल की वैल्यू निकाल ली भाई। ठीक है, ये आपने कैपिटल की वैल्यू निकाल दी, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई भाई बात। तो 1.7 हमने कर लिया। इसी तरह 1.8 है हमारे पास, तो उसको भी हम हाथ के हाथ कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, 1.8 में क्या हो रहा है इसको जरा हम देख लेते हैं। तो 1.8 क्या कह रहा है, कह रहा है भाई देखो, डेनियल इज स्टार्टिंग अ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। बिफोर स्टार्टिंग टू सेल एनीथिंग शी बॉट फिक्सचर्स फॉर 4,100 के, उसने फिक्सचर खरीद लिए। यार ये जो फिक्सचर है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एसेट होते हैं। और वैन खरीद ली 5,950 की। एन एन इन्वेंट्री ऑफ गुड्स खरीद लिया 3,620, ये सारे एसेट है।
ऑल दो शी हैज पेड इन फुल फॉर द फिक्सचर्स एंड वैन, वैन और फिक्सचर के उसने पूरे कर दिए, शी स्टिल ओज 1670 फॉर सम इन्वेंट्री, कुछ इन्वेंट्री के पैसे उसने नहीं दिए हुए, तो ये उसके ऊपर लाइबिलिटी हो जाएगी। आगे कहते हैं एम जॉनसन लेंट हर 3000, जॉनसन ने उसको 3000 का लोन भी दे दिया। आफ्टर दी अबव डेनियल हैज 780 इन द बिजनेस, इसके बाद डेनियल के पास 780 बिजनेस के बैंक अकाउंट में और 50 कैश में, तो ये दोनों बातें एसेट हो जाएंगी हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, दोबारा वो निकालना है कैपिटल। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। एसेट का सम कर लेते हैं कि भाई एसेट है क्या क्या हमारे पास, तो 4100 प्लस 5950 प्लस 3620। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, नीचे उसने बताया बस 780 प्लस 50 कैश आपके पास आ गया। अब आप इन सब का सम कर लें, तो ये आपके पास दे रहा है आपको, एक सेकंड में कर लूँ इसको ज़रा, 14,000, सॉरी 4100 प्लस 5950 प्लस प्लस, ठीक है 14,500 आ गया मेरे पास। ये कितना आ गया, 14,500 मेरे एसेट की वैल्यू आ गई। सिमिलरली लाइबिलिटीज मुझे कैलकुलेट करनी है, तो लाइबिलिटी मेरे पास खाली दो थी, 1670 प्लस 3000, तो लाइबिलिटी का आंसर आ रहा है 4670। अब सिंपल है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 9, पाउंड में 9830। ठीक है, ये मेरा कैपिटल निकल के आ गया 9830। ठीक है भाईजान, ये कैपिटल की वैल्यू हमारे पास आ गई 9830। अच्छा जी, तो हमारा ये पार्ट भी हो गया। अच्छा अब हम यार आज अब थोड़ी सी थ्योरी करेंगे, ये हमने कुछ नंबर्स की काम कर लिया। अब आते हैं थोड़े से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे, जो कि आम टीचर्स क्लास के शुरू में ये कॉन्सेप्ट करा रहे होते हैं, ठीक है, ये थ्योरी वाले। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम साथ साथ इन चीज़ों को करते जाएंगे थ्योरी के, ताकि क्लास थोड़ी सी आपकी ये आप इंटरेस्टिंग रहे। अच्छा अब देखो, सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन है क्या। तो यार देखो, अकाउंटिंग में होता क्या है, हम कोई भी बिजनेस में एक्टिविटी होती है ना, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, अभी हम इस चीज़ को भी देख लेंगे। तो जो भी ये काम आपके पास बिजनेस में हो रहा है ना, उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ताकि यार हमें पता चले हम जो भी बिजनेस में काम कर रहे हैं इसका क्या फायदा हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ताकि हम डिसीजन तो ले सकें। और ये प्रॉपर फॉर्म में हर चीज़ को करके दे देता है, समराइज फॉर्म में दे देता है, प्रॉपर तरीके से दे देता है, डेटा को एक अच्छी तरह से हमारे सामने क्लासिफाई कर देता है, ये सेल का डेटा, ये एक्सपेंस है, ये फलाने को माल गया हुआ है, ये इससे लेना है, तो ये काम सारे करते हैं। तो क्या बता रहा है, कह रहा है अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है। फिर क्लासिफाई हम करते हैं सबको अलग अलग, कस्टमर अलग कर दिए, पेबल अलग कर दिए, एसेट अलग कर दिया, मुख्तलिफ चीज़ें अलग अलग कर दी, फिर समराइज करके रिजल्ट दे देता है। मतलब आपने हर हर एरिया में इतना स्कोर किया, फिर आपको एक समराइज रिपोर्ट कार्ड मिल जाती है ना एग्जाम में, तो यही काम ये करता है। ठीक है, तो समराइज आपके पास जो है समराइज करता है, और फिर इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसको वो इंटरप्रेट करता है अबाउट अ बिजनेस, सो दैट यूजफुल डिसीजंस, ताकि डिसीजन मेकिंग हो सके, ताकि डिसीजन मेकिंग हो सके। तो अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, और इंटरप्रेट करना इंफॉर्मेशन को, ताकि डिसीजन मेकिंग हो सके। तो अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या है अकाउंटिंग, गौर से, कि रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ताकि हम अच्छा डिसीजन ले सकें। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपके पास आता है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। यार ये ना बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहा होता है, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, ये थ्योरेटिकल उसमें टेस्ट भी हो चुका है। तो एक छोटी सी बात याद रख लो, बुक कीपर ना जो आपके छोटे लेवल का काम करता है, इसके लिए कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं है, ये आमतौर पे डेटा एंट्री टाइप चीज़ें कर रहा होता है, ठीक है। अब ये बुक कीपर होता है, समझो जो नहीं होता दुकान पे, एक होता है उस्ताद, आप गए पंचर लगवाने, एक होता है उस्ताद, एक होता है छोटा। तो छोटे वाला काम जो है ना बुक कीपर करता है, और अकाउंटेंट कौन होता है, अकाउंटिंग वाला काम कौन करता है हमारे पास, अकाउंटिंग वाला काम करता है
ये जो उस्ताद होता है। तो अकाउंटेंट जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। वो जो अब छोटा क्या करता है गाड़ी का भाई, वो कहेगा उस्ताद के यार पंचर वंचर खोलो चेक करो। तो छोटा जो भी काम करता है उसी के ऊपर उस्ताद आके काम करता है, फिर कोई मसला होगा तो वो उस्ताद देखेगा, ठीक है ना। और छोटे मोटे काम सारे छोटे को होते हैं। इसी तरह जो बुक कीपर होता है वो सारे छोटे मोटे काम करता है, डेटा को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। परचेज हुई है, सेल हुई है, क्या हुआ है, ये सब चीज़ें मुख्तलिफ बुक्स में रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग के भी हम आगे बुक्स भी पढ़ेंगे, तो जिस तरह आप अकाउंटिंग पढ़ते जाओगे ना इंशाल्लाह आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। शुरू में आपको अकाउंटिंग मैंने बताया आपको डे वन से शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे चीज़ों को साथ साथ इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें आसान बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या है आपके पास कह रहा है कि मतलब ये नहीं कि बुक कीपर ये चीज़ें करता है और वेयर एस हमारे पास अकाउंटेंट क्या चीज़ें करता है। अकाउंटेंट उस डेटा पर बेस करके आगे रिपोर्ट्स बनाता है और फिर उनकी बेसिस पे डिसीजन लेता है। तो यही बात है हमारे पास, ठीक है। अभी क्या बता रहे हैं सबसे पहले भैया, ये इसमें डेफिनेशन क्या है। कह रहा है यार ये बुक कीपर कौन होता है, ये एक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रोज की बुनियाद पे वो रिकॉर्ड कर रहा होता है बुक कीपर। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, अकाउंटेंट के बारे में बात करें। अकाउंटेंट क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा, समराइज करेगा और फिर इंटरप्रेट करेगा जो इन्फॉर्मेशन है ना, यार फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है, ये काम करता है अकाउंटेंट। अच्छा, जो बुक कीपर का मेन फोकस क्या होगा कि डेटा प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ वो डिफरेंट बुक्स में, सेल की बुक में, परचेज की बुक में, रिसीट्स हैं, पेमेंट है, सब प्रॉपरली रिकॉर्ड हो। अब इसकी बेसिस पर जब ये डेटा रिकॉर्ड होगा तो फिर हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इनको हम कहते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है, यार देखो पूरा अरसा तुम काम करते रहे, डिफरेंट टीचर्स ने तुम्हारे पेपर्स चेक किए, सब कुछ किया। अब ये इसका एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट बन के आता है, एक आना आपकी एक शीट बन के आती है जिसमें सारी चीजें एक ब्रीफली आपको दी हुई होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दो टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, वैसे तो और भी होती हैं, लेकिन दो टाइप क्या लिखी हैं, मतलब एक बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। एक और चीज़ है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये चीज़ भी बनाता है कौन, अकाउंटेंट आपके पास। अच्छा, इस तरह क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं यार, बुक कीपर है, छोटा है ना ये तो आपके पास, तो बेसिक नॉलेज ही काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर हायर लेवल स्किल्स चाहिए आपको, ACCA, CIMA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मतलब ये आपको करना पड़ेगा। क्या टूल्स ये यूज़ करता है, ये कैश बुक, जर्नल, लेजर, ये अभी कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएंगे, जैसे आगे आगे हम पढ़ते चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी ये सारी बातें, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा यार, वो जो शुरू की क्लास में देखो हमने ये बात की थी ना, देखो इसका ये मतलब है, फिर आपको समझ में ज़्यादा बेहतर आएगी। अभी बस इतना ही समझ लो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। अकाउंटेंट क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, रेशियोज बनाता है, बजटिंग टूल्स हैं, इन सब चीज़ों को कर रहा होता है। अच्छा, पर्पस क्या है इसका बुक कीपर का, कि क्लियर और कंप्लीट रिकॉर्ड दे, क्लियर और कंप्लीट रिकॉर्ड, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है। और हमारे पास अकाउंटेंट क्या करता है, ये हेल्प करता है यूजर को ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन उनको समझ में आए कि कंपनी कैसा काम कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, क्या कर रही है, ये बात होती है, ठीक है। अब कहता है हु यूजेस इट, मेनली ये जो बुक कीपर का काम होता है ना, ये इंटरनल कंपनी के यूज के लिए होता है यार, आपस में कंपनी के यूज के लिए जो सारी चीज़ होती है। लेकिन जो अकाउंटेंट काम करता है भाई, ये डेटा सारे लोगों में जाता है। अब हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन जो हमारे बाहर हमने डेटा बताना है अपने गवर्नमेंट को, अपने स्टेक होल्डर्स को, वो डेटा अकाउंटेंट का जाएगा, ठीक है, वो अपने छोटे बंदे का नहीं जाएगा, ठीक है, वो इनका डेटा जाएगा। तो ये बात हो गई हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है ट्रांजैक्शन, बार बार यूज होगी अकाउंटिंग में। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होती है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या इवेंट होता है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। मसलन क्या ट्रांजैक्शन हो गई, कि मैं कह देता हूँ बॉट कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीद लिया, फॉर कितने का खरीदा, फॉर $1000। अब 1000 का जो कंप्यूटर खरीद लिया ना भाई, ये एक एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शन है, क्यों, बिजनेस एक्टिविटी और इवेंट है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमारा अगला डिस्कशन है विच इज़ अबाउट एसेट और लाइबिलिटी। यार इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, देखो हम जो अगला डिस्कशन कर रहे हैं ना एसेट और लाइबिलिटी के बारे में। अच्छा, देखो अब तक तो आप पढ़ चुके थे एसेट क्या है, मैंने आपको बताया था कि भाई एसेट होता है टोटल रिसोर्सेज इन द बिजनेस। लेकिन अब आप यहाँ पर आके इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एसेट की क्या है। प्रॉपर डेफिनेशन, एसेट की डेफिनेशन है कि रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस दैट हैव वैल्यू, बिजनेस रिसोर्सेस को ओन करता है जिनकी वैल्यू होती है, एंड कैन बी यूज टू अर्न इनकम, और जिससे हम इनकम अर्न कर सकते हैं, टू रन द बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए हम इनकम अर्न कर सकते हैं। एसेट क्या है,
वो रिसोर्स जो बिजनेस ने अर्न की हुई है और उससे हम फ्यूचर में पैसा कमा सकते हैं, उससे हम फ्यूचर में पैसा कमा सकते हैं। वो रिसोर्स जो बिजनेस ने ओन की हुई है और फ्यूचर में पैसा कमा सकते हैं। डिलीवरी व्हीकल है, ठीक है, इन्वेंट्री है, एसी लगे हुए हैं, सही है, इससे हमें फायदा हो रहा है ना, ये हेल्प कर रहा है हमें पैसे कमाने में, सारी चीज़ों में। तो बिजनेस को चलाने में या टू रन द बिजनेस, बिजनेस को चलाने में भी हेल्प कर रहा है हमें। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं जो एसेट की डेफिनेशन में आती हैं। अब एसेट की ना दो टाइप्स होती हैं आपके पास, एसेट की दो टाइप्स हैं, ठीक है, इसको आपने दिमाग में रखना है। एसेट की दो टाइप्स क्या, एक आपके पास होती है, एक टाइप को हम कहते हैं नॉन करंट, एक टाइप को हम कहते हैं नॉन करंट, और दूसरी टाइप है करंट। आसान सी बात है, एक को हम कह देते हैं नॉन करंट, दूसरी है करंट। अच्छा, अब ये नॉन करंट क्या चीज़ है भाई? नॉन करंट वो है, जो वो एसेट्स नॉन करंट कहलाते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है, नोट्स के थ्रू ही करा दूंगा डायरेक्ट ना, वहां पे सब लिखी हुई है तो अभी बता नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, अब करंट एसेट क्या होते हैं हमारे पास? करंट एसेट वो होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से कम होती है। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि नॉन करंट एसेट क्या होते हैं हमारे पास, जिनकी लाइफ इज ग्रेटर देन 1, एंड करंट एसेट्स आर दोज जिनकी लाइफ इज लेस देन 1, ठीक है। करंट एसेट की लाइफ इज लेस देन 1, और नॉन करंट एसेट की जो लाइफ होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, यानी कि इससे हम बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा ले सकते हैं। वेयर एज करंट एसेट से हम जो बेनिफिट ले सकते हैं वो लेस देन 1 ईयर होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपने एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, लाइबिलिटी, ठीक है ना भाई, लाइबिलिटी ये आपने पढ़ा था। अब लाइबिलिटी की भी दो टाइप्स हैं, पहले तो लाइबिलिटी की डेफिनेशन हम देख लेंगे, फिर हम लाइबिलिटी के टाइप्स पे भी देख लेंगे, ठीक है। आ जाओ चलो थ्योरी पर आते हैं। लाइबिलिटी क्या कह रहा है? कह रहा है यार लाइबिलिटी होती है आपके पास, लाइबिलिटी इज एन अमाउंट ऑफ मनी बिजनेस ओज, ये वो पैसा है जो बिजनेस ओ कर रहा है टू अदर पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। या तो भाई किसी बंदे से, हसन कमाल से लोन लिया हुआ है, या साद से लिया हुआ है, या अली से लिया हुआ है, या फरहान से लिया हुआ है, इनसे लिया हुआ है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है। और ये ऑब्लिगेशन होती है कंपनी के ऊपर कि उसको पे बैक करना पड़ता है, ये ऑब्लिगेशन आपके पास होती है कि आपको ये पैसा वापस करना है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि ये पैसा आपने लाजमी वापस करना होता है। तो लाइबिलिटी ये है, क्या है? मनी बिजनेस ओस, ये लाइबिलिटी है, मनी बिजनेस ओस ये आपकी लाइबिलिटी है, मनी बिजनेस ओस, दिस इज योर लाइबिलिटी। आपकी लाइबिलिटी क्या है? जो बिजनेस ओ कर रहा होता है। अब लाइबिलिटी की भी दो टाइप्स हमारे पास हैं, बिल्कुल इसी तरह, एक को हम कह देते हैं कि भाई ये हमारे पास है नॉन करंट लाइबिलिटी, और दूसरी हमारे पास है करंट लाइबिलिटी। इसमें भी यही है, नॉन करंट क्या होती है? जिसकी लाइफ इज ग्रेटर देन 1, इसकी लाइफ इज लेस देन 1। वो लाइबिलिटीज जो 1 साल के बाद हमें पे करना होती है उसको हम नॉन करंट कहते हैं। वो लाइबिलिटी, गौर से सुनना, वो लाइबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा होती है, 1 साल के बाद पे करना होता है, उसको हम नॉन करंट कहते हैं। और जिसको हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है उसको हम क्या कह देते हैं? 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है, वो होती है हमारी करंट लाइबिलिटी। जिसको 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है वो होती है हमारी करंट लाइबिलिटी, ठीक है भाई। अच्छा जी, नॉन करंट लाइबिलिटी की लाइफ 1 साल से ज्यादा, करंट लाइबिलिटी की लाइफ 1 साल से कम। एग्जाम्पल्स में जान के डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि नोट्स में सब लिखा हुआ है, वहीं से हम कवर कर लेंगे। अब सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन होगा ना वो एसेट के बारे में होगा। आ जाओ नोट्स पे चलते हैं। कह रहा है यार देखो, एसेट क्या है? वो रिसोर्सेज जो बिजनेस ओ करता है और वो फ्यूचर में इनकम जनरेट करती हैं या बिजनेस को चलाने में मदद करती हैं, ठीक है, ये बात कर ली। अब मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स होती हैं एसेट की, एक है नॉन करंट एसेट और एक है करंट एसेट। अच्छा, फिक्स एसेट मैंने लिख दिया था पुराने, क्योंकि नोट्स मेरे चलते आ रहे हैं उनको एडिट किया है। तो पहले ना फिक्स एसेट वर्ड यूज हो रहा होता था, अब ये फिक्स एसेट यूज नहीं होता, अब नॉन करंट एसेट यूज होता है। फिक्स एसेट मैंने इसलिए लिख लिया कि अगर हम कुछ पुराना पास पेपर का क्वेश्चन करें तो आप कंफ्यूज ना हो कि यार ये फिक्स एसेट कहाँ से आ गया। तो यार ये पहले फिक्स एसेट यूज करते थे, अब बहुत सारी टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग में आप पढ़ते जाएंगे वक्त के साथ साथ, मैं आपको बताऊंगा कि पहले यार ये वर्ड यूज होता था, अब नया अकाउंटिंग वर्ड ये यूज हो रहा है, उसकी वजूहत है, वो खैर कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो नॉन करंट एसेट क्या है? नॉन करंट एसेट कह रहा है यूज इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है, यानी कि और नॉट मेंट फॉर रीसेल, ये रीसेल के लिए नहीं लिए हुए होते हमने नॉन करंट एसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रीसेल के लिए नहीं होते। और ये बिजनेस में हम यूज करते हैं, ये जो बिजनेस में हम यूज करते हैं मोर देन 1 ईयर के लिए। एग्जाम्पल देखो यहाँ दी हुई, बिल्डिंग, मशीनरी,
बिल्डिंग आपके पास है, ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग ली 6 महीने में बिल्डिंग खत्म हो गई भाई। सालों यूज करते हैं, मशीनरी सालों यूज होती है, व्हीकल्स गाड़ियां जो हैं सालों यूज होती हैं, फर्नीचर है, कंप्यूटर है। ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा, इनसे हम बेनिफिट 1 साल से ज्यादा में लेते हैं। फिर हमारे पास है करंट एसेट। करंट एसेट क्या है? कह रहे एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड और टर्न इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यानी कि ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है विद इन 1 ईयर, या इसको आप कह लो कि जिसकी लाइफ 1 साल से कम होती है, या जिससे हम बेनिफिट जो करते हैं वो 1 साल के अंदर अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी लाइफ 1 साल से कम है। अब ये इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ लिखी हैं। अच्छा, इनकी एग्जाम्पल्स तो आगे पीछे आप कर सकते हो, लेकिन इसकी एग्जाम्पल्स आपने इसी सीक्वेंस में याद करनी है जिस तरह यहाँ लिखी हुई है कि नंबर 1 पे इन्वेंट्री, 2 पे ट्रेड रिसीवेबल, फिर अदर रिसीवेबल, फिर आपके पास बैंक है, फिर आपके पास कैश है। अच्छा, ये प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ देना है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है हमारे पास। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस को आप हटा दो। ठीक है, क्या है हमारे पास? इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल, बैंक और कैश। इसी सीक्वेंस में याद रखो, 1 2 3 4 और 5, इसी सीक्वेंस में याद रखना है, उसका मकसद है। इन्वेंट्री, यार आपके पास जो माल पड़ा हुआ होता है, इन्वेंट्री वो चीज़ होती है जो आपने रीसेल के लिए खरीदी हुई होती है, ठीक है, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। अच्छा, ये अभी नीचे नोट्स में इसके बारे में बात आ भी रही है, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, बल्कि अभी कर लेते हैं हाथ के हाथ। यार देखो, हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इन्वेंट्री और एक होता है गुड्स। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, माइन्यूट से डिफरेंस है। ठीक है, गुड्स एक्चुअली स्मॉल पार्ट है एक इन्वेंट्री का, मतलब इन्वेंट्री एक ब्रॉडर टर्म है, गुड्स जो है ना वो उसका एक स्मॉलर पार्ट है। क्या बता रहा है? इन्वेंट्री क्या होती है आपके पास? कह रहा है रेफर टू स्टॉक ऑफ गुड्स अ बिजनेस हैज अवेलेबल फॉर सेल और यूज इन प्रोडक्शन। या तो वो प्रोडक्शन में यूज हो रहा होता है या बिजनेस के पास वो मौजूद होता है बेचने की पोजीशन में। एग्जाम्पल क्या बता रहा है कि शॉप की इन्वेंट्री में क्या चीजें शामिल होंगी? कह रहा है कि वो सारी चीजें जो उसकी शेल्व्स में रखी हुई हैं और जो उसके स्टोरेज में है, जो उसके स्टोरेज में है, जो जो शेल्फ में रखी हुई हैं, मतलब अभी कुछ चीजें जो कि प्रोडक्शन में जानी है, वो भी उसकी इन्वेंट्री में काउंट हो रही होगी। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स हमारे पास है फिजिकल आइटम्स। गुड्स हमारे पास क्या है? फिजिकल आइटम्स दैट अ बिजनेस बायज और सेल टू कस्टमर। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या बता रहा है कि हमने टी शर्ट वगैरह ली हुई है। पहले तो ये बात समझ लो, ये जो गुड्स या इन्वेंट्री है ना, ये क्या चीज़ होती है? ये वो होता है कि जो आपने रीसेल के लिए कोई चीज़ खरीदी होती है, जो आपने रीसेल के मकसद से खरीदी हुई। हमने कल की क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था, पहली जो हमारी क्लास थी, ठीक है, कल की नहीं, जो भी पहली क्लास थी हमारी, उसमें हमने डिस्कशन बहुत डिटेल में किया था कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री या गुड्स दोनों एक ही चीज़ है, अभी आप समझो, दोनों रीसेल के लिए खरीदते हैं, बस फर्क ये है कि इन्वेंट्री एक बड़ी चीज़ है, गुड्स उसके अंदर आते हैं। फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यार देखो, गुड्स क्या होते हैं कि आपने कोई भी आइटम खरीदा, बुक्स आपने खरीद ली, ठीक है, तो ये बुक्स आपके गुड्स हैं। लेकिन इन्वेंट्री में क्या आएगा? बुक आपने अभी बुक रॉ फॉर्म में लिए, पेजेस लिए हैं, बाइंडर लिया है उसका, वो क्या बोलते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग होती है, वो आपने ली, मुख्तलिफ चीज़ें ली हैं कि इन सबको मिला के आप बुक बनाएंगे। तो गुड क्या होगा? ये जो आपकी बुक है ना, बुक होगी आपका गुड। लेकिन इन्वेंट्री में क्या है? वो जो उसके डिफरेंट स्पाइरल है, मुख्तलिफ चीज़ें, ये सब भी आपके गुड के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री एक ब्रॉडर टर्म है, एक ब्रॉडर टर्म है। लेकिन गुड्स क्या है? गुड्स जब एक प्रोडक्ट आपके पास एक बन गई तो उसको हम गुड्स बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर हम कह लेते हैं कि टी शर्ट्स हैं आपके पास, एक क्लोथिंग स्टोर है उसमें टी शर्ट्स हैं आपके पास। हमने कह लिया टी शर्ट्स, एक क्लोथिंग स्टोर है उसके पास टी शर्ट्स हैं, तो ये गुड्स की एग्जांपल है। ठीक है, गुड्स की एग्जांपल है। इसी तरह मैं इन्वेंट्री की एग्जांपल ले लूँ तो इन्वेंट्री में क्या होगा? अब आपके पास क्लोथिंग स्टोर है ना, जो कि बनाता भी, मैन्युफैक्चर भी करता है, बेचता भी है। अब यार वहां पर तो देखो शर्ट भी होंगी, शर्ट भी होंगी, टी शर्ट, फैब्रिक भी होगा, फैब्रिक रोल्स कह लो, है ना, ये भी होगा, थ्रेड भी होगी आपके पास। अच्छा, फिर आपके पास हाफ हाफ स्टिच्ड, हाफ स्टिच्ड क्लोथ्स भी होंगे आपके पास, हाफ स्टिच्ड क्लोथ्स भी होंगे आपके पास। ठीक है, यार मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, इसके साथ आप लोग को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बात है, राइटिंग जितनी खराब है कॉन्सेप्ट उतना ही पक्का है, ठीक है ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। जितनी राइटिंग खराब उतना कॉन्सेप्ट तगड़ा। तो खैर बहरहाल, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई कि देखो शर्ट, फैब्रिक रोल्स,
थ्रेड, हाफ स्टिच क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई इन्वेंट्री की। लेकिन अब जब फाइनल प्रोडक्ट बन गया टी शर्ट, तब हम उसको गुड बोलेंगे। ठीक है, तब वो गुड हो जाएगा हमारे पास। अच्छा जी। अब मिसाल के तौर पर इन्वेंट्री में तीन किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो आपके पास रॉ मटेरियल होता है, जैसे ये पड़ा हुआ है, शर्ट्स पड़ी हुई हैं, फैब्रिक पड़ा हुआ है, ये रॉ मटेरियल है। फिर ये रॉ मटेरियल जाता है और प्रोडक्शन में चला जाता है। अब सामान बन रहा है, टी शर्ट्स बन रही है, तो इसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर उससे हमारे पास बन जाता है फिनिश गुड। फिर उससे हमारे पास बन जाता है फिनिश गुड। फिर उससे हमारे पास क्या बन जाता है, फिनिश गुड। ठीक है। ये फिनिश गुड जो है, ये तीनों चीजें हमारे पास इन्वेंट्री में काउंट हो रही है। लेकिन गुड्स में क्या है, ये जो फिनिश गुड हमारे पास सिर्फ होगा, इसको हम गुड बोल देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। खैर, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखो कि इन्वेंट्री हो या गुड्स हो, ये वो आइटम होता है जो रीसेल के लिए हमने खरीदा होता है। सबसे पहले इन्वेंट्री आ गया। फिर नेक्स्ट है, आपको बोले ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल वो होते हैं, ये हमारे कस्टमर्स होते हैं, हमने पहले भी बात की, जिनसे हमें पैसा लेना होता है। तो यार देखो, इनकी भी लाइफ लेस देन 1 ईयर होगी ना। मतलब आपसे कोई सामान लेके चला गया, आप क्या बोलोगे उसको? यार बस ठीक है, जब दिल चाहे पैसे दे देना, ना भी तो खैर है, कोई ऐसा मसला थोड़ी है भाई, आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। आप फौरन बोलोगे यार 1 महीने का क्रेडिट है, मैं 15 दिन में दे दे यार, और अच्छा है, ताकि पैसा आ जाए हाथ में। अच्छा, उसके बाद आगे लिखा है अदर रिसीवेबल। यार अदर रिसीवेबल अभी मैं नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह जब हम आगे चलेंगे सिलेबस में तो फिर बात करेंगे। फिर हमारे पास है बैंक। बैंक बैंक में देखो, बैलेंस आपका चेंज होता रहता है, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, एक ही तो स्टक नहीं होगा। कैश है, कैश भी मतलब तकरीबन रोज के हिसाब से ही वेरी कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है हमारे पास, तो इनकी लाइफ भी लेस देन 1 ईयर होती है। तो ये हमारे पास नॉन करंट एसेट और करंट एसेट की एग्जांपल्स हमारे पास आ गई, ये आपको याद करना है। अगली बात, हमने लाइबिलिटी के बारे में पढ़ी थी कि लाइबिलिटी क्या थी। हमने कहा अमाउंट ऑफ मनी बिजनेस ओस, जो बिजनेस ओ करता है और उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि उसने वापस करना है। और लाइबिलिटी के भी बारे में हमने बात कर ली कि इसकी दो टाइप्स है, कि नॉन करंट लाइबिलिटी, एक है करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है हमारे पास? कह रहा है डेट्स दैट विल बी पेड आफ्टर मोर देन 1 ईयर। वो डेट्स जो हमने 1 साल के बाद देनी है। डेट क्या होता है? डेट, डेट होता है आपका कर्जा। कर्जा जो आपके पास है, वो कर्जा जो आपको 1 साल के बाद देना है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। मिसाल दे रहा उसकी, मैंने वहां जान के एग्जाम्पल हमने पहले पढ़ा था, डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि नोट्स में सब चीजें मौजूद है। बैंक लोन एग्जाम्पल है। बैंक लोन ले लिया। बैंक लोन क्या होता है? 5 साल, 10 साल, गाड़ी के लिए लोन ले लिया, घर के लिए लोन ले लिया, 25 साल में वापस कर रहे हैं, 20 साल में कर रहे हैं, ठीक है। मॉर्गेजेस होते हैं घर के लिए। डिबेंचर्स, ये डिबेंचर भी क्या, अभी बस इन वर्ड्स को याद कर लो, इनकी डिटेल में जब आगे आगे सिलेबस पढ़ते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा ये क्या बातें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ करंट लाइबिलिटी, अगला वर्ड हमारे पास यूज हो रहा है, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या है? करेंट डेट्स दैट विल बी पेड विद इन 1 ईयर, जो 1 साल में आपको डेट्स देना होती है, वो करंट लाइबिलिटी होती है। इसकी एग्जांपल क्या है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आपके सप्लायर होते हैं। यार देखो, अब मैंने किसी से माल ले लिया, मैंने सलीम भाई से माल लिया, अब सलीम भाई तो सर पे खड़े हो जाएंगे, भाई जल्दी पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यार वो कह दें भाई ठीक है यार, पैसे नहीं भी देने तो कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, ठीक है, आप पैसे खा जाओ तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है। कोई भी ऐसा नहीं करता, ठीक है। अगर कोई ऐसा है तो बता दो यार, हम उससे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल अब ये क्या होता है? बोलेंगे फौरन पैसे दो, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने ले लिया और ट्रेड पेबल 1 साल से ज्यादा हो, भाई वो तो फौरन फौरन चेंज होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, यार पिछली क्लास में हमने बैंक ओवरड्राफ्ट में डिटेल में डिस्कशन किया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये क्या होता है कि अभी वक्ती तौर पे बैंक आपको पैसे दे देता है, लेकिन ये फटाफट आपको वापस बैंक को करना पड़ते हैं, 2 महीने में, 1 हफ्ते में, डिपेंडिंग अपॉन लिमिट के, भाई किसकी क्या है, 1 महीने में या 2 हफ्ते, जो भी है वॉट एवर। फिर अदर पेबल क्या है? यार ये जो है ना, ये इसको आप छोड़ दो। अदर पेबल शॉर्ट टर्म लोन्स, इनके बारे में आप बात छोड़ दो, ये हम जब आगे सिलेबस करते जाएंगे तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो क्लास खत्म होने से पहले हमने करनी है, कि आपका ना अकाउंटिंग पीरियड होता है। आप जब भी कोई काम करोगे ना, उसका एक पीरियड होगा। यार ये जो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, किस पीरियड की कर रहा हूँ? तो वो बोलेगा यार आप 2025 की कर रहे हैं, ये आपका पीरियड है। कोई बोलेगा आप 2026 की कर रहे हैं, ये आपका पीरियड है। अच्छा, अब पीरियड जरूरी नहीं 1 साल का हो, पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है ना, डिफरेंट पीरियड हो सकते हैं। आमतौर पे एनुअल होता है, 1 साल का होता है, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड। तो मिसाल के तौर पे मेरा पीरियड अगर शुरू हो रहा है 2025 1 जैन से, तो ये चलेगा मेरे पास, अगर 1 साल का मैं बना रहा हूँ, 31 दिसंबर
2025 तक चलेगा। ये मेरा पीरियड हो गया 12 महीने का। ठीक है, आमतौर पे आपसे वो 12 महीने का ही काम कराएगा। आपके जो पास पेपर है, बहुत रेयरली कहीं होगा जहाँ 6 महीने का करवा लेगा। ठीक है, बहुत रेयर पास पेपर में सवाल आपको नजर आएंगे। मेजोरिटी 1 साल का आपसे वो काम करवाता है। इस पे हमने थोड़ा सा वर्किंग कर लेनी है कि यार मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहता हूँ कि मेरा ईयर शुरू हो रहा है, देखो ये तो आसान सी बात है कि 2025 में मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर 1 साल का मेरा ईयर है, मैं कहता हूँ कि 1 जनवरी 1 को मेरा ईयर शुरू हुआ, तो ख़त्म कब होगा? 12 महीने कब होंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर 31 को आपका ईयर ख़त्म हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सी बात थी। अब अगर मैं कहूँ कि यार मेरा बिजनेस शुरू हुआ है अप्रैल 1 को, जनवरी 1 को नहीं शुरू हुआ, अप्रैल 1 को शुरू हुआ है मेरा बिजनेस, शुरू हुआ है अप्रैल 1 में, अप्रैल 1 को मेरा बिजनेस शुरू हुआ है। अब यार देखो, हो सकता है ना बिजनेस, कोई ज़रूरी तो नहीं है अगर मुझे आज इरादा आया तो मैं आज बिजनेस शुरू कर दूंगा। इंतजार थोड़ी करूंगा कि यार जनवरी है कि जब से शुरू करूंगा ताकि मैं अकाउंटिंग सही कर पाऊँ। अबे भाई, आज से शुरू करोगे अकाउंटिंग को, आज के हिसाब से चलाओगे। तो अप्रैल 1 से मेरा बिजनेस शुरू हुआ, तो अब सोचो 2025 में मैं खड़ा हूँ। आज अगर मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरा कब खत्म होगा ईयर? मेरा ईयर खत्म होगा March 31 कब का? 2026 का। March 31 2026 में जाके मेरा ये खत्म होगा। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, अगर मैं बोल देता हूँ कि मेरा बिजनेस शुरू हो रहा है जुलाई से, जुलाई 1 से शुरू हो रहा है, अब ये कब खत्म होगा? ये खत्म होगा June 30 और 2026। 12 महीने हो जाएंगे। इसी तरह अगर मेरा बिजनेस शुरू हो रहा है अक्टूबर से, अक्टूबर 1 से, अब कब खत्म होगा मेरा? ये खत्म होगा September 30 2026 में। ठीक है, जब खत्म होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। देखो, इसकी सिंपल सी टेक्निक है। जो भी ईयर आपका शुरू हो रहा है ना, अप्रैल 2025 में आपका ईयर बिगिनिंग हो रही है ना, अब आपको सोचना है ईयर खत्म कब होगा। तो अप्रैल से पहले चले जाओ। अप्रैल से पहले कौन सा महीना आता है? अप्रैल से पहले आता है मार्च। मार्च में चले जाओ। ठीक है, क्लोजिंग आपको निकालना है। आपको ओपनिंग पता है कि अप्रैल 1 से शुरू हो रहा है। सिंपल, आपको क्लोजिंग की तरफ जाना है तो आप क्या करो, 1 महीना पीछे चले जाओ। 1 महीना पीछे गए मार्च में, और 1 साल आगे कर दो। 1 महीना पीछे गए, 1 साल आगे कर दिया। 1 महीना पीछे गए और 1 साल आगे कर दिया। सिंपल। अप्रैल से पीछे गए 1 महीना मार्च, और 1 साल आगे कर दिया, 25 से 26 बना दिया। सिमिलरली जुलाई, जुलाई से पहले क्या? जून, और 1 साल आगे कर दिया, 25 को 26। अक्टूबर से पहले क्या आता है? सितंबर। 1 महीना पीछे गए और 1 साल आगे कर दिया। सिमिलरली अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, और आपको ओपनिंग निकालना है, ओपनिंग तो भाई क्या कर लो, क्लोजिंग अगर आपको पता है, मिसाल के तौर पे ये आपको पता है, 1 महीना पीछे चले जाओ। ठीक है, सॉरी, 1 महीना आगे चले जाओ और 1 साल पीछे कर दो। 1 महीना आगे, मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। आगे चले गए और 26 से 25 पे आ जाओ। इसी तरह जून के बाद क्या आता है? जुलाई। और 26 से पहले क्या आता है? 25। तो ये असल में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे होंगे अकाउंटिंग में, तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आसान सी चीज़ है, बाद बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ये आपको पक्का हो, आपको इसमें किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन ना हो रही हो। ठीक है भाई। तो आज की क्लास को हम ज़रा यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह कुछ आगे डबल एंट्री वगैरह के बारे में हम डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह।